नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी में। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमने 100 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं और यह वादा किया है आपसे कि लगभग 100 वीडियो हम ले आएंगे, जिससे यूपीपीसीएस के आप लगभग 80% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। तो उसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि राज्य विधानमंडल किस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी जो पूरी पृष्ठभूमि है और उसकी जो पूरी व्यवस्था है, उस पूरी व्यवस्था को हमने देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे मौलिक अधिकार। जब भी आप यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा देखेंगे, आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा देखेंगे, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देखेंगे या कोई अन्य परीक्षा देखेंगे, उन सब में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वह यह है कि जो मौलिक अधिकार है उनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार बहुत डिटेल से मैं आपको करवाऊंगा, 3-4 वीडियो में आपको मैं करवाऊंगा, जिससे मौलिक अधिकार से किसी भी तरह का प्रश्न आए आप उसको अटेम्प्ट कर ले जाए, चाहे जितना डीप जाके आपसे पूछना चाहे, आप हर हालत में इस स्थिति में हो कि आप प्रश्न को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाए। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका इस प्रीलिम्स टारगेट बैच में। हम जब मौलिक अधिकार को देखते हैं, बहुत बेसिक चीज अगर हम समझ लें कि यह संविधान के भाग 3 में दिया गया है। इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और 2 प्रकार के मौलिक अधिकार हमको मिलते हैं। एक नकारात्मक विशेषता वाले, जिनका काम यह है कि जो राज्य के अधिकार है उनको सीमित करे। दूसरा, सकारात्मक विशेषता वाले मौलिक अधिकार, जिनका काम है कि वह कुछ करने के लिए प्रेरित करे। अब आप मौलिक अधिकार के जो यह कार्य है, इनको बहुत साधारण भाषा में समझिए। नकारात्मक वाले जो निगेटिव है, निगेटिव मतलब ऐसा जो कुछ करने से रोके। रोके किसको? राज्य। कि राज्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध यह काम नहीं कर सकता है, तो वह हो गए कौन से? नकारात्मक विशेषता वाले मौलिक अधिकार। दूसरे, सकारात्मक विशेषता वाले, जैसे वह कुछ करने के लिए प्रोत्साहित, अर्थात राज्य को यह करना चाहिए, इसको क्या कहेंगे? सकारात्मक विशेषता वाले। लेकिन आपके मन में यह सवाल उठ सकता है या इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, मौलिक अधिकार की हमको आवश्यकता ही क्या है? बहुत सारे ऐसे कानून हैं। पहले आईपीसी सीआरपीसी थी, उसके बाद नए कोड आए हैं। इन सब में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको दंड मिलेगा, अर्थात आपके विरुद्ध कोई किसी तरह का अपराध नहीं कर सकता है। यह व्यवस्था तो पहले से बनी हुई है। तो फिर हमको मौलिक अधिकारों की क्या? यह प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्या आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम मौलिक अधिकारों को देखें तो इनको कहते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र, अर्थात ऐसे अधिकार जो किसी नागरिक के घोषित किए गए हैं। मतलब सबको बताया गया है कि यह एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, तब यह एक व्यक्ति को अधिकार मिला हुआ है। जैसे अपराध के केस में अगर आप देखें तो यह बात तो बताई गई है कि किसी के विरुद्ध अपराध नहीं करना है, अपराध करने पर सजा होगी, यह बात बताई गई है। लेकिन इसका संरक्षण करने वाले लोग कौन है? मतलब आपके खिलाफ अपराध ना हो, उसका संरक्षण करने वाले लोग कौन है? तो इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको पुलिस मिलेगी, इसमें आपको कोर्ट मिलेगा, अन्य प्रावधान मिलेंगे, सरकारी तंत्र मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जिम्मेदार आपको मिलेंगे। लेकिन जो मौलिक अधिकार, इनका संरक्षण करेगा कौन? कोर्ट। राज्य स्तर पर भी, केंद्र स्तर पर भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट। और उसके साथ साथ क्या लिखे हैं? संविधान में। मतलब इनको आसानी के साथ बदला नहीं जा सकता। मौलिक अधिकारों को बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन। लेकिन किसी साधारण कोड को बदलना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा उस कोड में संशोधन। अब इनमें फर्क क्या है? भाई पेश तो दोनों संसद में होंगे, तो फिर फर्क क्या है? फर्क है इनको पास कराने की प्रक्रिया के बीच। वह कैसे? जो साधारण विधेयक, वह साधारण विधेयक सामान्य बहुमत से पास। दूसरे, इनपे एक बहुत कमाल की व्यवस्था, वह क्या है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक अर्थात राज्यसभा और लोकसभा, यह दोनों एक साथ बैठकर समाधान निकाल सकती है किसी बिल पर। लेकिन जब बात आएगी संविधान संशोधन, उस केस में क्या होगा? 2/3 बहुमत। अब यहाँ साधारण बहुमत काम नहीं करेगा। दूसरा, ये जो संयुक्त बैठक वाला प्रावधान है, यह प्रावधान भी लागू नहीं होगा। तो इसलिए मौलिक अधिकार इतने सुरक्षित। तो यह क्या है? अधिकारों का घोषणा पत्र है और इस घोषणा पत्र में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सरकार क्या नहीं कर सकती है, अर्थात सरकार के विरुद्ध नागरिकों का यह एक सुरक्षा तंत्र है। सबसे पहली बार इसकी मांग कब उठी? तो 1928 में जो नेहरू समिति थी, क्या मोतीलाल नेहरू समिति थी, उसने इनकी मांग उठाई। साइमन कमीशन आपको याद हो, तो साइमन कमीशन के बाद 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में। इसने क्या कहा था? भारतीयों के लिए व्यवस्था बनाई थी और फिर इसने चैलेंज किया कि आप लोग खुद बना के दिखाइए। तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की।
उस नेहरू रिपोर्ट में पहली बार यह बात रखी गई, स्पेशली संवैधानिक प्रावधान के रूप में, कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की जानी चाहिए। और उसको नाम क्या दिया? अधिकारों का एक घोषणा पत्र। मतलब लोगों के पास कुछ मूलभूत अधिकार होने चाहिए और उसको संवैधानिक व्यवस्था द्वारा संरक्षण मिले। हम जब मौलिक अधिकारों को देखते तो जो अन्य अधिकार है उनसे यह भिन्न है। कैसे? जहां जो साधारण कानून है, सुरक्षा की जो विधियां हैं, मतलब आम जनमानस को जो सुरक्षा मिलती है, उसकी जो व्यवस्था है, उन सबको बनाने के लिए कानून बनाए जाते हैं और कानूनों के आधार पर हमको सुरक्षा मिलती है। लेकिन जो मौलिक अधिकार, इनकी गारंटी हमको कहां से मिल रही है? संविधान से। और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? स्वयं संविधान। तो जो संविधान ताकत देता है कानून बनाने की, लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को, सबको ताकत देती है कानून बनाने की, वही संविधान सुरक्षा करता है किसकी? मौलिक अधिकार की। और जैसा मैंने अभी बताया कि आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा अगर आपको मौलिक अधिकार में कोई संशोधन करना है। हालांकि हम यह भी प्रावधान देखते हैं कि कुछ स्तर तक इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब सरकार कभी कभी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन इनका औचित्य आपको सिद्ध करना होगा। अर्थात स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि मौलिक अधिकारों पर रोक क्यों लगाई जा रही है। आप समझ रहे होंगे कि मौलिक अधिकार क्यों है। एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार मौलिक क्यों? मौलिक क्यों मतलब यह फंडामेंटली रिक्वायर्ड क्यों है, या बहुत बेसिक स्तर पर रिक्वायर्ड क्यों है? तो इसका उत्तर बनता है कि जो मौलिक अधिकार है उसमें जो व्यवस्था दी गई, वह व्यवस्था ऐसी है या उनमें ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो किसी व्यक्ति को हर हालत में मिलने चाहिए अगर वह किसी एक सभ्य समाज में रह रहा। मतलब अपना जीवन जीने के लिए किसी व्यक्ति को जो अधिकार मूलतः मिलने चाहिए या मौलिक रूप से जो अधिकार मिलने चाहिए, वही व्यवस्था हमको कहाँ मिलती है? मौलिक अधिकार में। और है कहाँ पर? यह संविधान के भाग 3 में। अनुच्छेदों पर आप ज्यादा लोड मत लीजिए, अनुच्छेद आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। आप बेसिक फंडामेंटल समझ लीजिए कि यह व्यवस्था क्यों है। जब व्यवस्था आप समझ ले जाएंगे तो धीरे धीरे अनुच्छेदों को आप कनेक्ट कर ले जाएंगे आसानी के। पहले बेसिक प्रिंसिपल आप समझ लीजिए। तो हमने समझ लिया कि मौलिक अधिकार क्यों है और मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है। हमको एक अधिकार मिलता है समता का। मौलिक अधिकारों का एक भाग मैं फिर आपसे कहूंगा, आप आर्टिकल्स पे मत जाइए, अभी बेसिक प्रिंसिपल समझ लीजिए। उसके बाद आर्टिकल्स हम देख लेंगे सारे एक साथ, और तब आप आसानी से याद भी कर पाएंगे और आसानी से समझ भी पाएंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स हम समझ लेते हैं। तो जो प्रस्तावना है उसमें 2 तरह की समानता दी गई। पहली, प्रतिष्ठा की समान, दूसरी अवसर की समान। हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, यह कहाँ लिखा है? समता के अधिकार में। हर व्यक्ति को समान सम्मान मिले या उसके सम्मान की सुरक्षा समान रूप से की जाए, यह दोनों क्या है? समता का अधिकार। कहां पर? कानून के सामने समानता मिले हर व्यक्ति को, कानून हर व्यक्ति का समान रूप से संरक्षण करे। किसी धर्म के आधार पर, किसी मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, किसी भी तरह से कोई भेदभाव किसी के साथ ना हो। जो दुकानें हैं, होटल हैं, कुआं है, तालाब है, स्नान घाट है, सड़कें हैं, इन सब पर इनको समानता का अधिकार मिले। अब यहाँ एक समझ लीजिए चीज, क्या? जो निजी संपत्ति हो, उस निजी संपत्ति पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। अर्थात किसी व्यक्ति ने अपने घर के अंदर तालाब बनवाया है तो आप कहेंगे समानता का अधिकार है, हमको भी इस तालाब में नहाना है। वह आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह है निजी संपत्ति। यह व्यवस्था लागू होगी सार्वजनिक संपत्ति। अगर कोई सरकारी तालाब, अब आप किसी को नहीं रोक सकते उस सरकारी तालाब में जाने से, या कोई सरकारी कुआं, तो आप नहीं रोक सकते हैं किसी व्यक्ति को उससे पानी लेने से। 2 जगहों पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक दुकान के केस में, दूसरे होटल के केस में। भाई दुकान भी तो निजी होती है, होटल भी तो किसी निजी व्यक्ति का होता है, लेकिन इन दोनों के केस इनका क्या होता है? सार्वजनिक रजिस्ट्रेशन। मतलब यह लोग रजिस्टर करते हैं खुद को, यह जनसाधारण को सेवा देने के लिए बन रहे हैं। दुकान रजिस्टर करेगी, हम लोगों को सामान बेचेंगे। होटल रजिस्टर करेगा खुद को कि हम लोगों को रहने की सुविधा देंगे, अस्थायी तौर पे खाने की सुविधा देंगे। तो इस तरह से यह लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और जब यह सार्वजनिक सुविधा देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते, उस केस में अब यह मना नहीं कर सकते हैं। तो दोनों ही स्थितियां आपने समझ ली। निजी संपत्ति और जिसका निजी रूप से रजिस्ट्रेशन है निजी उपयोग के, उस पे व्यवस्था लागू नहीं होगी। लेकिन कोई भी निजी संपत्ति यदि उस पर कोई ऐसी व्यवस्था लागू है कि वह सार्वजनिक सुविधा देने के लिए बनाए गए हैं, उस केस में उस पर समता का अधिकार लगेगा। वहां आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगली व्यवस्था
रोजगार में अवसर की समान, सबको समान अवसर मिलना चाहिए रोजगार में। यहाँ भी एक छोटा सा पेच है, वह यह कि अनुच्छेद 16(4) आप इसको मत याद कीजिए। आप ऐसे याद कीजिए कि संविधान में एक व्यवस्था दी गई है और उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि अगर आरक्षण जैसी नीति लागू तो यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। रोजगार में अवसर की समानता है, उसी के साथ साथ हमको आरक्षण भी मिलता है। तो आपसे कहा जाएगा, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अवसर की समानता है, दूसरी जगह आप आरक्षण दे रहे हैं, कुछ लोगों को स्पेशल प्रोविजन दे रहे हैं ताकि वह व्यवस्था में आ सके, उनको छूट दे रहे हैं आप, तो समानता कहाँ है? तो आप कहेंगे कि संविधान में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है अनुच्छेद 16(4) के तहत कि किसी भी व्यक्ति को यदि आरक्षण नीति के तहत कोई विशेष सुविधा दी जाती है तो वह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। अर्थात आरक्षण की व्यवस्था को अनुच्छेद 16(4) के माध्यम से सुरक्षित किया गया। इसके साथ छुआछूत का अंत करना, यह कहाँ है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेदों को आप सिर्फ देखते रहिए, अपने आप याद हो जाएंगे। तो छुआछूत का अंत होना चाहिए, उसके साथ उपाधियों का अंत होना चाहिए, मतलब कोई अपने आगे उपाधि लगाकर उसका लाभ ना ले पाए या अपनी उपाधि के माध्यम से दूसरों को नीचा ना दिखा पाए। लेकिन इसमें छूट किसको है? सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र। यदि किसी व्यक्ति को सेना के क्षेत्र में कोई उपाधि मिलती है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपाधि मिलती है, तो वह व्यक्ति अपनी उपाधि का प्रयोग कर सकता है, लेकिन राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। फिर आपको अधिकार मिलता है स्वतंत्रता का अधिकार। एक अधिकार मिला आपको समता का अधिकार। किस तरह की समता व्यवस्था है वह हमने देख लिया। अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। कैसे? किसी भी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए बिना, यह पेच है, ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति की या किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए बिना आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे आपसे कहा जाए कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, कुछ भी खाने पीने की उसको आजादी है। तो अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है मान लीजिए, और कहाँ? बाजार में, तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं? यह तो उसका अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, वह चाहे जो करे। लेकिन क्या शर्त है? किसी अन्य की स्वतंत्रता को कोई नुकसान ना। इसके पीने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पीने से बाजार में उपस्थित अन्य लोगों की स्वतंत्रता को क्या होगा? नुकसान होगा। उस केस में इसको रोका जाएगा। तो स्वतंत्रता के अधिकार में बेसिक चीज आप समझ चुके होंगे कि आपको स्वतंत्रता है, लेकिन उससे किसी और की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात भाषण और अभिव्यक्ति की। आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, आप अपने विचारों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की और सभा करने की, यह भी आपको स्वतंत्रता है। संगठित होने का जो अधिकार, यह भी आपकी स्वतंत्रता है। भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, यह भी आपका अधिकार। भारत के किसी भी हिस्से में आप बस सकते हैं, वहां रह सकते हैं, यह भी आपका अधिकार है। आप कोई भी पेशा चुन सकते हैं, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं जो वैधानिक, तो यह अधिकार आपको मिले हुए हैं। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत फिर अधिकार मिला है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात आपको अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आपका अपराध सिद्ध ना हो जाए। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आपके जीवन की रक्षा की जाए, यह आपका अधिकार है। दूसरा, आपके शरीर पे आपका अपना अधिकार, यह भी कहां पर है? स्वतंत्रता के अधिकार में। फिर शिक्षा का, जिसको बाद में जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, अभियुक्तों के भी अधिकार हैं, और ऐसे लोग जिनको सजा मिली हुई है, अर्थात जो जेल में, उनको भी अधिकार है। तो स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को कवर कर रहा है। फिर अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या अधिकार है? मानव के साथ किसी तरह का दुर्व्यापार या बधुआ मजदूरी, इन दोनों पर रोक है, अर्थात आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। ऐसे काम जिसमें जोखिम, उन कामों में आप बच्चों से मजदूरी नहीं करा। इस पे एक सर्टेन एज क्राइटेरिया है कि एक एज के बाद आप करवा सकते हैं, एक एज के बाद आप नहीं करवा सकते। अब इसमें भी पेज 16 साल वाला और 18 साल वाला। 16 साल वाले में गैर जोखिम क्षेत्रों में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन जो जोखिम वाले क्षेत्र है वहां पर नियुक्ति कब होगी? 18 साल के बाद। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलता है। लोक स्वास्थ्य, नैतिकता और स्वास्थ्य, यह तीन ऐसे मुद्दे होंगे
इनके कारण सरकार जब चाहे आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का आपको अधिकार, आप अपने धर्म को मानिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए, इससे कोई दिक्कत। लेकिन अगर इससे लोक व्यवस्था बिगड़ती, नैतिकता के मापदंड टूटते हैं, या हम कहें मानवता के मापदंड टूटते हैं, स्वास्थ्य प्रभावित होता है किसी का, तो इन सारी स्थितियों में सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। जैसे आप क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं, कोई धार्मिक जुलूस, उसकी वजह से आप क्या करते हैं, सड़क को बाधित कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, लोक व्यवस्था प्रभावित हो, और अगर लोक व्यवस्था प्रभावित होगी तो आपके इस धार्मिक कृत्य पर सरकार क्या करेगी, रोक लगा देगी। अगली व्यवस्था नैतिकता। जैसे कोई ऐसी धार्मिक व्यवस्था बनी हुई है जहां पर स्त्री और पुरुषों के बीच भेदभाव हो रहा है, या किसी अन्य तरीके का भेदभाव हो रहा है, या समाज में नैतिकता के कोई अन्य मापदंड टूट रहे हैं, तो उस आधार पे भी क्या करेगी सरकार, रोक लगा देगी। स्वास्थ्य के केस में कोई ऐसी धार्मिक व्यवस्था को आप अपना रहे हैं जिससे आपके स्वास्थ्य पर नुकसान हो, या किसी अन्य के स्वास्थ्य पर नुकसान हो सकता है। जैसे आपने पटाखे फोड़ने को कहा कि यह हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम दिवाली के समय पटाखे फोड़ेंगे, लेकिन सरकार ने रोका कैसे, कि इसके कारण अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो उसके आधार पर क्या किया, सरकार ने आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगा दी। तो यह किया जा सकता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता है किस चीज की, आस्था की और प्रार्थना करने की आजादी। आप किसी तरह से अपनी पूजा कर सकते हैं, मैं आपको पूरी छूट। धार्मिक मामलों का आप प्रबंधन भी कर सकते हैं, जैसे मेले का आयोजन, मूर्ति स्थापित की जाती है का आयोजन, तो इस तरह के आयोजन आप कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट भी आप देख सकते हैं। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए या किसी धर्म के विकास के लिए अगर किसी तरह का कोई कर लिया जाता है तो उसको भी लगाए जाने की स्वतंत्रता है। कुछ जो शिक्षण संस्थान है उनमें जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है या उपासना में उपस्थित होने की जो स्वतंत्रता है, वह स्वतंत्रता भी मिली हुई है। इसमें एक पेच उभरेगा कि कुछ विद्यालयों में जो प्रार्थना होती है उस प्रार्थना में हिंदू देवी देवताओं का प्रभाव दिखता है। अब इससे जो मुस्लिम लोग, उनको आपत्ति है, या कुछ मुस्लिमों को आपत्ति है। तो आपने अपने स्कूल में देखा होगा कि सुबह जो प्रार्थना होती है उसमें हिंदू देवी देवताओं का प्रभाव होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो मुस्लिम के लोग हैं या जो हिंदू नहीं है, वह सारे लोग, वह इस आधार पर कोर्ट जा सकते हैं कि हमारी यह धार्मिक स्वतंत्रता का आधार है कि हम किसी उपासना में शामिल हो या शामिल ना हो। तो यह धार्मिक व्यवस्था का जो अंग है इसमें हम शामिल नहीं होना चाहते, या प्रार्थना में हम शामिल नहीं होना चाहते, उस बेसिस पर कहीं ना कहीं यह कोर्ट भी जा सकते हैं। तो यह कहां से अधिकार मिल रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला अधिकार सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। जैसे जो अल्पसंख्यकों की भाषा है, उनकी संस्कृति है, उसके संरक्षण का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक है उनकी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको स्थापित करने का जो अधिकार है वह भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर इसमें आपको एक बहुत फेमस अधिकार मिलेगा, कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको कहा था कि यह संविधान का हृदय है, संविधान की आत्मा है। अब यह कौन सा अधिकार है, यह अधिकार कहता है कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं वह दिए गए हैं, आपको बताया गया है। पीछे अभी हमने देख लिया कि कितने तरह के मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं। अगर यह मौलिक अधिकार लागू नहीं होते तो इसके लिए भी एक मौलिक अधिकार, कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप जा सकते हैं कोर्ट, और यह भी आपका मौलिक अधिकार। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा। इसमें कई तरह के अधिकार मिलते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबेस कॉर्पस, अर्थात यू मे हैव द बॉडी, आपको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। इसको बंदी, पुलिस ने अगर किसी को बंदी बनाया है तो उसके लिए टाइम फ्रेम डिसाइड है, उससे पहले आपको उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होगा। फिर परमादेश, जिसको कहा जाता है मैंडम, अर्थात वी कमांड। अब जो यह दो तीन शब्द दिए जा रहे हैं साथ साथ में, जैसे परमादेश के साथ मैंडमस या वी कमांड, तो यह मैच कराने के लिए अक्सर आता है कि यह किससे कनेक्टेड हो रहा है। एक तरफ आपको देगा परमादेश और दूसरी तरफ आपको दे देगा दो तीन ऑप्शन, उसमें एक ऑप्शन होगा वी कमांड या लिखा होगा मैंडामस। उस केस में आपको मैच कराना हो, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हम आदेश देते हैं, अर्थात अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को आदेश दे सकती है। फिर निषेध आदेश, अर्थात प्रोहिबिशन या स्टे ऑर्डर, रोक सकती है कोर्ट। फिर अधिकार परीक्षा, वो वारंटो, अर्थात बाय व्हाट वारंट और व्हाट इज योर
अथॉरिटी अर्थात किस अधिकार से आपने यह काम किया, यह कोर्ट पूछ सकती है। फिर उत्प्रेषण certiorari अर्थात टू बी सर्टिफाइड। इन्हीं व्यवस्थाओं में हम देखते हैं कि 1993 में सरकार ने बनाया मानवाधिकार आयोग, और जो आपका यह मानवाधिकार आयोग है, यह जो भारतीय नागरिक है या जो अन्य नागरिक अर्थात जो भी मानव है उसके अधिकारों का संरक्षण हो, उसके लिए यह संस्था काम करती है। हालांकि जो मानवाधिकार आयोग है इसके पास मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है, अर्थात यह स्वयं मुकदमा नहीं सुन सकती है, लेकिन यह सरकार को या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमे चलाने की सिफारिश कर सकती है। अब देखिए, यह प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि क्या मानवाधिकार आयोग स्वयं मुकदमा चला सकती है, तो वहां जवाब होगा नहीं। इसका काम क्या है, यह मुद्दों की जांच करता है या कोई ऐसा मुद्दा जो मानवाधिकार से संबंधित है उसको कोर्ट के सामने और सरकार के सामने उठाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह कौन है, जो साधारण लोग हैं, या हम कहें जो मानव हैं, जो नागरिक हैं, उनसे संबंधित अगर कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे को सरकार के आगे और कोर्ट के आगे उठाने का यह काम करता है। तो इस तरह से हमने समझ लिया बेसिक फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, मौलिक अधिकार है क्यों, और मानवाधिकार आयोग को भी हमने देख लिया। इसकी व्यवस्था क्या, बहुत शॉर्ट में अभी हमने देखा है। जब डिटेल से हम करेंगे, मतलब एक एक टॉपिक को और डिटेल से जब हम करेंगे तब हम समझ जाएंगे। यहाँ हम टारगेट कर रहे हैं प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स के लिए जो ज्यादा जरूरी है हम सिर्फ उन्हीं तथ्यों को देख रहे हैं। तो मानवाधिकार आयोग में आप क्या याद रखेंगे, 1993 में गठन, मुकदमा खुद नहीं यह चला सकती है, मुद्दे को उठाएगी, इतना सिर्फ आपको याद रखना है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए काफी मददगार साबित होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी लाभ मिला हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।